बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था ऑन रैंडम बेसिस, जहां जहां आप लोगों को इश्यूज थे। आज का स्टार्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन से ही करेंगे कि अगर अभी भी आपको कोई इश्यूज वगैरह हैं तो हम सबसे पहले उनको अकाउंट फॉर करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की तरफ चले जाएंगे। जी, क्वेश्चन बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. What amount should appear as the cost of premises in the entity's statement of financial position at 31st March 2015? अच्छा बेटा, जब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया ना एज द कॉस्ट ऑफ, तो बेटा आपने अपने टोटल नॉन करंट एसेट्स नहीं बताने, आपने पीपीई की वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ उसमें से प्रेमिसेस देखें। मतलब अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी है नहीं बतानी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अब यहां पर देखो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज। देखिए भाई, ये 400 तो जाएगा, प्रेमिसेस की तो वैल्यू बतानी थी, तो 400 हमारे पास हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसके बाद 1 जनवरी 2015 इन द पीरियड टू द ईयर एंड 31 मार्च 2015। अब देखिए ये 1 जनवरी 2015 में आए, जबकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2015, तो 3 माह ये हमारे पास रहे। द फॉलोइंग फर्दर कॉस्ट वर इनकर्ड, और इस टाइम ड्यूरेशन में 31 मार्च 2015 तक फॉलोइंग कॉस्ट भी इसके ऊपर इनकर की गई, जिसमें आता है इनिशियल एडॉप्शन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब उसको अडॉप्ट करने की कॉस्ट 12,000। लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू द परचेज, ये हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। फिर जहां पर देखें ये बिल्ड प्रीमिसेस बेसिकली इन्हीं बिल्डिंग का ही एक स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोगों ने 400 मिलियन और यहां पर आपके पास अमाउंट आ रही है इन ₹1000, तो आप ऐसे समझे जैसे आप लोगों ने शामिल करना है 400,000। 400,000 को आपने शामिल करना है, साथ में कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपके पास आ जाएगी। फिर आप लोगों के पास आपकी लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू द परचेज ये आ जाएगी। मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ये हमारे कैपिटलाइज नहीं होते, ये एक्सपेंस आउट होते हैं, ये इस साल की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे हमारे पास। नेक्स्ट, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स नेसेसरी फॉर द मशीन टू बी यूज्ड, तो ये आपके एसिड्स हैं, लेकिन ये अलग से क्लासिफाई होंगे, इनका प्रेमिसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने इनको अकाउंट फॉर नहीं करना। एंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी ये भी अकाउंट फॉर नहीं होंगे, ये पीपीई का पार्ट तो हैं, लेकिन ये आपके प्रेमिसेस का पार्ट नहीं बनेंगे। बात क्लियर? तो इन टोटल आपके पास अमाउंट आ रही है 400 प्लस 12,000 प्लस जी, and the total amount is all right. Yes. Question number 9. What will be the total amount capitalized in respect of the, अच्छा अब देखिए कि मतलब फैक्ट्री के टोटल एसिड्स के बारे में बताना है कि टोटल अमाउंट कैपिटलाइज हम लोगों ने कितनी जाके करनी है। अब देखें, लैंड कैपिटलाइज हो जानी है, यहां पर आपसे कहते हैं एन एंटिटी वो हैज बिल्ट अ न्यू फैक्ट्री इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट। मटेरियल्स ये जाएगा, लेबर ये भी आएंगे, आर्किटेक्ट्स फी ये भी जाएंगे, सर्वेयर्स फी ये भी जाएगी, साइट ओवरहेड्स ये जाएंगे, साइट ओवरहेड्स, साइट प्रेपरेशन कॉस्ट है। फिर देखें क्या अपॉर्चनमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अपॉर्चन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते, आपने इनको इग्नोर कर देना था। फिर टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म्स ये आपके पास जाएंगे। फिर बिजनेस रेट्स फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब टैक्स वगैरह ये नहीं जाएंगे आपके पास। ऑलराइट, फिर क्या कहते हैं व्हाट, चलें अब इसमें से ना 7112 में से 150 एंड 12 ये नहीं जाने थे, बाकी सारी अमाउंट ने कैपिटलाइज हो जाना था, और आपके पास टोटल अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगी। ऑलराइट, आप पीछे से आंसर भी मैच करते रहिएगा। जी, 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं।
जी 15 10 यहां से कोई आवाज आ रही थी 12 जी 15 on 1st March 2018 ML acquired a machine from plant under the following terms बताना क्या हम लोगों ने on what amount the plant should be initially measured on acquisition देखिए लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन ये आएगा इंपोर्ट ड्यूटीज शामिल होगी डिलीवरी फी शामिल होगी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट है प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ये आएगी परचेज ऑफ अ 5 years जैसे ही टाइम आ गया नहीं शामिल होना इसमें ऑलराइट नेक्स्ट देखें अब कहते हैं इन एडिशन द अबाउ इंफॉर्मेशन ML was granted a trade discount of 10% on the initial list price of the asset and a settlement discount of on remaining amount if payment for the machine was received within of the ML expected and paid for the plant on क्या विद इन 1 month उसने पे कर दी तो उसको डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट भी उसको मिल जाना है और उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल जाना है तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना आएगा इसमें से 82,000 इसमें से आप लोगों ने लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट 8200 तो ये अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी 73800 अच्छा फिर साथ में क्या कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट्स ऑन रिमेनिंग अमाउंट 5% और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3690 तो रिमेनिंग अमाउंट 7 ये अच्छा इन सब अमाउंट्स को ऐड करें तो टोटल क्या बन रही है आपने यहाँ पे 70110 को ऐड किया और यहाँ से ये वाली सारी अमाउंट्स हाँ मतलब ये वाली तो इधर से इस तरह आ गई ना उसके बाद ये वाली सारी अमाउंट्स तो आंसर हमारे पास बन रहा है डेल्टा इशू क्या था आंसर यही है ना क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था जब कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट प्राइस लेस डिस्काउंट तो डिस्काउंट्स वगैरह लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट्स आती हैं वो हमारी कॉस्ट के तौर पे जाके रिकॉर्ड होगी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 व्हाट इज अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब देखें कहते हैं ऑन 1st March 2010 EL purchased an upgrade package from Sun Limited at a cost of rupees from the machine it originally purchased in 2008. The upgrade took a total of 2 days where new components were added to the machine. EL agreed to purchase the package as the new component would lead to the reduction in production time per unit of 15. This will enable EL देखिए बेटा प्रोडक्शन टाइम 15% इंक्रीज होने से मुराद प्रोडक्शन पर डे इंक्रीज हो जाएगी मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास 1 घंटा है और 1 यूनिट हम 10 मिनट में बनाते हैं तो मुझे बताएं 1 घंटे में मैं कितने यूनिट बनाता हूँ 6 लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमने अपग्रेडेशन की तो अब हम लोग 1 यूनिट 6 मिनट में बनाते हैं रिडक्शन आ गई टाइम के अंदर कि जो 10 मिनट में बनाते थे अब वो 6 मिनट में 1 यूनिट बन जाता है अब बताओ सेम उसी 1 आवर के अंदर कितना यूनिट्स बनेंगे तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो गई क्लियर तो ये कैपिटलाइज जाके होना था दिस विल इनेबल ELs टू इंक्रीज द प्रोडक्शन विदाउट द नीड टू परचेज अ न्यू मशीन व्हाट इज द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट EL should expense this additional expenditure नहीं
EL should capitalize this additional expenditure in the cost of existing plant. हाँ ये बात सही है, इसको न्यू एसिड के तौर पे नहीं रिकॉर्ड करना। शुड कैपिटलाइज द 15% ऑफ द, नहीं ये बात गलत है। अब ऐसा नहीं है कि जितने परसेंट बेनिफिट हो रहा है उतने परसेंट कैपिटलाइज, नहीं, जितनी टोटल कॉस्ट थी वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो जानी है, नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए ये बात ठीक है, 18 मिलियन इन टोटल कैपिटलाइज हो जाएगा हमारी एग्जिस्टिंग प्लांट की कॉस्ट के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट। विच ऑफ द कॉस्ट इज कैपिटलाइज एज द कॉस्ट ऑफ एन एसिड, कल हो गया था, मैंने पहले ही कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते। और जो सी पॉइंट है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, तो ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस मतलब मैंने एक प्लांट लगा दिया, अब उसकी मैंने प्रोडक्शन वगैरह करवाई और मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, कोई उस प्रोडक्ट को लेने वाले ही नहीं है और मुझे लॉसेस हो गए, उसमें बेचारे एसिड का तो कोई कसूर नहीं है ना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस से ये मुराद है कि स्टार्ट में जब आप अपना बिजनेस करते हो ना, तो स्टार्ट में आपको लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में आपका नाम नहीं होता, आपकी प्रोडक्ट्स को कोई पहचान नहीं मिली हुई होती। जब तक कि आप मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करते, उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट्स होना शुरू होती हैं, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बना करते। तो प्रोफेशनल फी आएगी, जर्नल ओवरहेड्स भी नहीं आया करते, मतलब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जर्नल ओवरहेड से मुराद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो प्रोफेशनल फी। और 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटलाइज्ड एज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ अ मशीन, तो यहां पर मशीन की बात हो रही है, साइट प्रेपरेशन आती है, इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट आती है, कैरेज इनवर्ड फॉर फ्यूल ऑफ द फॉर द मशीन, नहीं, कैरेज इनवर्ड फॉर द मशीनरी ये आ जाता, लेकिन फ्यूल के लिए ये नहीं आएगा। इंस्टॉलेशन असेंबली को भाई आती है, तो अगर खुद देखे तो 3 तो कंफर्म पता थी कि ये आ रही हैं, तो हम लोगों ने सी को टिक कर देना था जी। नेक्स्ट 19, on 22nd Feb, an equipment was ordered for rupees, by paying rupees, it was delivered on, when the entity paid of amount due and promised remaining to be paid on, what journal entry should be recorded on 4th March, मतलब जिस दिन वो एसिड इक्विपमेंट हमारे तक पहुंचा तब जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी है। बेटा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना 22 फेब की, जिस दिन हम लोगों ने ऑर्डर किया था और उस टाइम पर हम लोगों ने टोटल कॉस्ट का 20% पे कर दिया, अगर उस दिन की हमसे जर्नल एंट्री पूछी जाती तो उस दिन हम लोग कहते हैं कि बैंक अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 160 से, और डेबिट इक्विपमेंट नहीं होना था, एडवांस फॉर इक्विपमेंट होना था ऑन 22 फेब, इक्विपमेंट डेबिट ना होता, एडवांस फॉर इक्विपमेंट ने डेबिट हो जाना था। ये बात समझ आ गई? कब? फिर बात आई 4th मार्च की, इस दिन इक्विपमेंट हमारे पास आ गया, जिस दिन इक्विपमेंट आपके पास आया है उस दिन इक्विपमेंट ने रिकॉर्ड होना है। तो यहां पर आपने इक्विपमेंट को रिकॉर्ड किया, डेबिट किया उसकी फुल अमाउंट के साथ, लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं इस दिन आप 50% कर रहे हैं, तो बैंक को आप क्रेडिट करते 400 से, और इसका 20% पहले से पे कर चुके थे, अब ये एडवांस खत्म हो जाता, एडवांस क्रेडिट हो जाएगा 160 से, और आपके पास 240 के साथ आपका पेएबल रिकॉर्ड होगा। ये 3 चीजें क्रेडिट होती, इक्विपमेंट डेबिट, एडवांस क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। ऑलराइट, कितना? 5 7 24,
when the entity paid 50% ऑफ अमाउंट ड्यू, अच्छा ठीक है, टोटल का नहीं, अमाउंट ड्यू का 50%। तो 160 हम लोग पहले पे कर चुके थे, अब रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो बाकी थी वो 640 का 50% 320, और 320 ही पेएबल के तौर पे चला जाता है। ऑलराइट, अब ये 800 आपका पूरा हो गया। फिर 25 अप्रैल की अगर बात करें तो 25 अप्रैल में आप लोग पेएबल को डेबिट करते, पेएबल फॉर इक्विपमेंट डेबिट हो जाता और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता। ये टोटल एंट्रीज थी आप लोगों के पास। अब देखिए उसने आपसे कौन सी डेट की पूछी, तो 4 मार्च के लिए इक्विपमेंट डेबिट बाय ₹800, ये चारों अभी तक ठीक आ रहे हैं। फिर बाकी सारी चीजें क्रेडिट हैं, क्रेडिट एडवांस 160 सही है, बैंक 400 ये गलत हो गया क्योंकि ये टोटल अमाउंट का 50% ले रहा है, तो ये बात गलत। उसने कहा था कि अमाउंट ड्यू का 50%, तो अमाउंट ड्यू 640 के करीब थी आपकी। फिर यहां पर देखें एडवांस और बैंक आ गया 740, तो ये गलत हो गया, सारी अमाउंट नहीं पे कर रहे हम लोग। और फिर भी अगर यहां पर देखें तो ये 900 बनता है, 160 प्लस 740 ये 900 बन रहा है, जबकि डेबिट वो 800 से कर रहा है। यहां पे देखिए 160 बैंक 320 पेएबल 320, ये बात इसकी ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर देखें 25 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो 25 अप्रैल में पेएबल डेबिट हो जाएगा 320 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 320 से, तो एंट्री क्या हो, चेंज कर रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे चेंज आ गया, क्वेश्चन में चेंज था, कहता है 50% ऑफ द टोटल बिल, तो टोटल बिल हमारा 800, उसका 400, तो 400 हम लोगों ने पे कर दिया और रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास, अच्छा अब 4 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो एसिड ने डेबिट हो जाना था इक्विपमेंट ने 800 के साथ, बैंक एडवांस ने क्रेडिट होना था सेम वैसे ही आपके पास 160 के साथ, बैंक ने क्रेडिट होना था 400 के साथ, और पेबल आपके पास रिकॉर्ड हो जाता 240 के साथ। क्लियर? सिर्फ जो चेंज आया है वो इधर इस चीज का आया। ऑलराइट जी, नेक्स्ट बोलें। Small Limited purchased the machine for ₹8 million. It has an estimated residual value of ₹1.5 million and useful life of, calculate the depreciation percentage to be applied to under, अब इसमें कोई सच मसला नहीं था, हमारे पास 8 मिलियन लेस 1.5 मिलियन, डेप्रिशिएबल अमाउंट है 6.5 मिलियन, डिवाइडेड बाय कॉस्ट multiplied by and the percentage is जी, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट, अगर यहीं पे होता टू बी अप्लाइड ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट, तो फिर इसके लिए 1 बाय यूजफुल लाइफ 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। देखिए क्या आंसर आ रहा है उससे, 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, an item of plant was purchased on 1st April for ₹2 million and is being depreciated at 25% on reducing balance method. What should be its residual value after its useful life? अब देखें यहाँ पे आपसे कह रहे हैं an item of plant was purchased on 1st April for ₹2 million and is being depreciated 25% on a reducing balance basis. What should be its residual value after its useful life of 5 years? तो बेटा जब यूजफुल लाइफ एंड हो गई है उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू आपके पास नील होगी।
ओके। अच्छा अब सुनो, अगर यहां पर रेजिडुअल वैल्यू, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जगह पे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू हम लोग कह देते भाई नील है हमारे पास। ओके। अच्छा अब उसने ना रेट हमें बता दिया, इसके लिए जो आप लोगों ने फार्मूला यूज करना था ना, वन रेट वन माइनस nth रूट ऑफ ओवर, अब देखिए रेट कितना है, तो 25% को 0.25 लिख लो, या फिर पूरे फार्मूले को एंड पे मल्टीप्लाइड बाय 100 करना था, तो यहां पर 0.25 इसको लिख लो, इज इक्वल टू 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ x अपॉन कॉस्ट। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये रेजिडुअल वैल्यू क्या आई है। तो इसको जरा कैलकुलेट करके देखें, आपके पास रेजिडुअल वैल्यू की 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ x बाय 2 मिलियन, 474,609। ये सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ऑल राइट जी, नेक्स्ट 26 के बाद सारे ना करना है। Small limited purchases the equipment for rupees 600. It has an estimated salvage value of 100. Useful life of 5 years. What is the book value of equipment under the reducing balance method at the end of its useful life? अब ये सिंपल था कि जो इसकी सॉल्वेज वैल्यू है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, इसका यही वैल्यू मौजूद होगी, चाहे जो मर्जी आप रेट, इसके मुताबिक ही रेट की कैलकुलेशन होगी। तो रेजिडुअल वैल्यू के मुताबिक एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। नेक्स्ट, normal limited purchase premises for rupees 1.16 million with a no salvage value, useful life of 45 years. What is the depreciation for the fourth year under the sum of year digit method? अब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ पूछा गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं पूछी गई। अब इसके लिए आपने क्या करना था, 16 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का हमारे पास फार्मूला क्या था, एन जी एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो सम 1035 एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर देखिए उसने कहा चार्ज फॉर द 40 ईयर्स, अच्छा सॉरी फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर में देखो ना, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, तो अभी 42 ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाकी है, तो इसके साथ जो डिजिट आएगा वो 42 आएगा, 41 नहीं आएगा। क्लियर? तो इसका आंसर बन जाएगा 16/1035 and multiplied by 42, जी 649275, ये इसका आंसर है। क्लियर जी? नेक्स्ट, नेक्स्ट जी 38 हम लोगों ने कल कर लिया था, तो आपने कहा 39 रहता है, चलें वो भी करवा दें। 38 प्रीवियस लेक्चर में हो गया था, सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इस बात का है कि 10% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आपने इसको फ्रॉम द बिगिनिंग लेके चलना था। अब अगर यहां पर देखें ना, हम लोगों ने उसे बताना है 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो 2016 के डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए 2016 के स्टार्ट में एसिड्स की कैरिंग अमाउंट का पता होना चाहिए। कॉस्ट का तो आइडिया हो सकता है हमें कि 3 × 2 हमारे पास कॉस्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 मिलियन।
2016 के स्टार्ट में हमारे पास हमारे एसिड्स की जो स्टार्ट में कॉस्ट आ रही है वो 5 मिलियन है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक मैंने कॉस्ट का कुछ नहीं करना, मुझे यहां तक कि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का भी पता होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब देखिए 2014 में भी तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। 2014 में आपने क्या डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% पूरे साल के लिए। तो इसका 2014 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 300,000, और उस टाइम पे सिर्फ ये एक एसिड आपके पास मौजूद था। ये बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2015। जब 2015 में आएंगे, वो जो एसिड हमने पिछले साल परचेज किया था 3 मिलियन का, आज उसकी कैरिंग अमाउंट 2.7 मिलियन है। 300,000 का उसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो चुका था, तो उसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.7 मिलियन। तो 2.7 मिलियन का 10% आप लोगों ने जाके चार्ज किया, और वो आपके पास आ गया 270,000। ये बात समझ आ गई? और न्यू एसिड परचेज किया 2015 के अंदर 2 मिलियन का, इसका 10%, लेकिन फॉर 9/12, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 150,000। तो टोटल आपके पास 2015 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा वो 420,000। क्या आपको ये बात समझ आ गई? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन, फिर एडिशन के ऊपर डेप्रिसिएशन, फिर उन दोनों का टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बनेगा। क्लियर? तो पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की, उसकी WDV के ऊपर, फिर जो एडिशन हुई थी फॉर 9 मंथ्स मैंने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो 2015 की टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी बन गई, 420। तो बेटा 2015 के एंड पर मेरे एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 720,000 बनेगी 2015 के एंड पर। 300,000 प्लस 420,000 इज इक्वल टू, तो जब 2016 में जाऊंगा तो मेरे एसिड की ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 5,000 में से 720 लेस करूंगा तो 4280 मेरे पास इसकी ओपनिंग WDV आएगी। 5,000 में से आपने ये कैमुलेटेड कॉस्ट में से कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दी, तो कैरिंग अमाउंट क्या बनेगी, फॉर इसका 10% 428,000, फिर आ गए एडिशन के ऊपर 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 200,000, and the total depreciation expense is 628,000. All right? इस क्वेश्चन को ना कंप्लीट फॉर्म में कुछ इस तरह से देखो कि अगर हम लोग अपने पास सबसे पहले अपना एसेट अकाउंट बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। एसेट अकाउंट, देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एसेट आया 1 जनवरी 2014, 3,000। तो हम लोग अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 3,000 1 जनवरी 2014 बैंक। अब 2014 में और कोई एडिशन नहीं हुई, तो हमारे पास यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास अपना एसेट अकाउंट कंप्लीट करना होता है। ये आपके पास ये 3,000, आई होप कि ये बात सब बच्चों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 जनवरी 15 पे, और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास है 3,000। अब 2015 में एक एडिशन हुई 1 अप्रैल को 2,000 की,
तो आपने यहां पे लिखा 2000, 1 अप्रैल 15 बैंक, एंड द टोटल इज, और 2015 के एंड पर जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आपका होगा वो 5000। नेक्स्ट 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। अब फिर से एक और एडिशन हुई थी 2016 में, और ये हमारे पास हुई 1 जुलाई को, एंड द अमाउंट इज 4000। तो ये टोटल, और 2016 के एंड पर जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन होगा वो 9000। एसेट अकाउंट में कोई इशू? इसके साथ हम लोग अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहां पर आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2014। अब यहां पे देखें ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही एसिड मौजूद था 2014 में, और वो था हमारे पास 3000 का, और वो पूरा साल हमारे पास रहा। तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 3000 के ऊपर 10% के हिसाब से आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है, क्योंकि अब इससे पहले इसकी कोई कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं थी, तो ये कॉस्ट ही इसकी कैरिंग अमाउंट है हमारे पास। तो 300 आपके पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2014, और आपका ये अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस कैरीड डाउन, और नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है हमारे पास, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। अब अगर यहां पर मेरे पास होता ना स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस एसेट्स में देखिए कितनी अमाउंट है, 3000 का मैं 10% ले लेता। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं 3000 का 10% ले लेता, लेकिन मेरे पास डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, कौन सी वैल्यू के ऊपर, तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास कैसी आएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप लोगों ने 2015 के लिए ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस माइनस कर देना है। तो आपके पास ओपनिंग WDV आ गई है। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 3000। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग WDV 2700, 2700 का 10%, तो वो आपके पास बनेगा 270। लेकिन ये इसकी फुल एंड फाइनल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015 नहीं है, क्योंकि इसके अलावा एक और एसिड मौजूद था। तो पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और दूसरा स्टेप हमारे पास होता है डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। तो देखिए 2015 में एडिशन कितने की हुई, 2000 का भी 10%, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन, क्योंकि यह पूरा साल यूज नहीं हुआ, तो टाइम फ्रैक्शन कौन सी लग जाएगी, 9/12, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 150। तो 270 प्लस 150, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज, ये 420 यहां पे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें 720, यहां से बैलेंस कैरी डाउन 720, यही नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ओपनिंग बन जाएगा।
बैलेंस ब्रॉट डाउन 720। अब हम लोग चलेंगे 2016 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरफ। अच्छा, इसके लिए भी बिल्कुल सेम वर्किंग, सेम मेथड। क्या कि सबसे पहले ओपनिंग क्या आपने WDV फाइंड करनी है। तो ओपनिंग की WDV कैसे आएगी? एसिड अकाउंट में से एसिड्स का ओपनिंग बैलेंस, और वो कितना है अब हमारे पास 5000। और यहां पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस, और वो कितना है आपके पास है। तो आपके पास ओपनिंग WDV क्या बनेगी 4280। तो 4280 का 10%, और ऑल राइट। अच्छा, 428,000 बन जाएगा ना। अच्छा, फिर देखें, अब फिर नेक्स्ट स्टेप डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। और एडिशन कितने की है 4000 का 20% मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन 6/12। तो कितनी डेप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी? तो टोटल कितनी हो जाएगी 628। अभी क्या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें, यहां पर बैलेंस कैरी डाउन 1348। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2000, और वो वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये जाके आपने टिक कर दी। अब कोई इशू? क्या तमाम बच्चों को समझ आ गई? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? हाँ जी। What is the depreciation expense for the year ending 31st December 2021? An entity which makes up its accounts annually on 31st December provide for depreciation of its equipment at the rate of 10% using the reducing balance method, since it was bought on 1st January 2018 for rupees। अब ये कॉस्ट आपको बता दी कि 2018 के अंदर हम लोगों ने उसको 4 मिलियन का 40 लाख रुपए का परचेज किया, और उसके ऊपर जब से हमने उसको परचेज किया तब से 10% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम उसको डेप्रिशिएट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं 1 जनवरी 2021। अब हम लोग 31 दिसंबर 2021 की बात करने वाले हैं कि इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा। कहते हैं द एंटिटी कंक्लूड दैट द स्ट्रेट लाइन मेथड वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। अब ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, इसे कहा जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। डेप्रिसिएशन है कि पहले हम लोग कैलकुलेट करते रहे 2020 तक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हम लोगों ने आके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेथड को चेंज कर दिया और हम लोग आ गए स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। अब 2021 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है ना, वो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड करना है। और उसके लिए कहता है फॉर दिस इक्विपमेंट एंड एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ। अब हालांकि जो भी लाइफ थी हमें तो वो बताई नहीं गई थी कि 10% हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है उसके लिए हम लोगों ने लाइफ क्या ली थी एसिड की, ये नहीं हमें बताया गया था। तो इसने कह दिया है कि भाई इस दिन जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना वो 5 ईयर्स है। इससे पहले अब कितने साल गुजर चुके हैं हमारे पास, अब देखिए 18 19 3 साल गुजर चुके हैं, तो मतलब फिर टोटल यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स होगी। अगर ज्यादा या कम हो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चाहिए थी और वो उसने हमें बता दी। फिर क्या कहता है विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज, क्योंकि ऊपर कहीं की बात नहीं थी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए मेरे पास यूजफुल लाइफ का होना भी जरूरी है और रेजिडुअल वैल्यू का होना भी जरूरी है। उसने हमें ये बातें बता दी। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2021। तो इसके लिए बेटा आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2021 में आपके एसिड्स की कैरिंग अमाउंट कितनी है। ऑल राइट। अच्छा, अब इसके लिए क्या वर्किंग करनी थी हम लोगों ने देखा कि एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड एक्विजिशन मेरे एसिड की कॉस्ट कितनी है 400 था, 1 जनवरी को एक्वायर किया 2018।
कंप्लीट डेप्रिशिएट हुआ, कितनी अमाउंट डेप्रिशिएट हो गई होगी? 40,000 मिलियन है, ओके। और यहां पर वैल्यू आ गई, और ये है 2018 की बात। 2019 में 360, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो इसके बाद इसकी वैल्यू 3240। अब बात करेंगे 2020 की, इसका 10%, 2916,000। जिस दिन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आया, उस दिन हमारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट 2916,000 थी। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर आप लोगों ने 2021 के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर देना था, 2916,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू and divided by remaining useful life 4832. ये इसका आंसर था। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा मुझे ये बताएं, क्यों में फाइनेंस पढ़ रहे हो? फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली आप लोग जो फार्मूला यूज करते हो ना, वो फ्यूचर वैल्यू का फाइंड करने का आपने ये वाला फार्मूला यूज किया होगा, एन या टी, मतलब टाइम। ऑलराइट, क्या यही पढ़ा था? अच्छा अब देखें, क्या आपने नेगेटिव साइन के साथ फार्मूला पढ़ा है? तो आप पढ़ लो, पढ़ लोगे कुछ दिनों बाद, अभी आपका फाइनेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो इस वजह से। अच्छा बहरहाल सुनो, आपको मोस्टली सिचुएशन में ये नजर आता है कि वैल्यूज फ्यूचर में इंक्रीज हो रही हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कम है और फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की वैल्यू की तरफ जाते हैं ना, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसमें प्रेजेंट की वैल्यू ज्यादा है और फ्यूचर की वैल्यू कम है, तो जब ज्यादा से कम की तरफ जाओगे तो क्या ऐड करोगे? तो आपको लेस करना पड़ता है। तो इस वजह से जब आपको ये पता हो कि फ्यूचर वैल्यू इज लेस देन प्रिंसिपल अमाउंट, देन यूज नेगेटिव साइन। सिर्फ इतना सा फर्क है। क्या ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अब बेटा ये जो नेगेटिव का फार्मूला है, ये हमेशा उसी टाइम यूज होगा जब डेप्रिसिएशन की बात आ जाए या जब लॉस की बात आ जाए। तो हमेशा याद रखना कि आपने नेगेटिव साइन का फार्मूला यूज करना है। अब यहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं। एक चीज ये कि हमेशा ये फार्मूला उस टाइम पर यूज करना जब डेट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है, तब यूज करना, अदरवाइज नहीं करना। अगर आपने अपना एसेट परचेज किया हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, तो आप लोग मैनुअल मेथड के मुताबिक जाकर उसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें ना, तो जो हमारे पास एक्विजिशन थी ना, वो फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर थी, मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आर, और वो हमारे पास 10% है, और जो फ्यूचर की वैल्यू आएगी वो बेसिकली मेरी कैरिंग अमाउंट होनी है। कि आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन मेरे एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? जैसे कि आप अगर यहां पर देखें, एसिड की वैल्यू क्या थी, ये देखिए 4 मिलियन इंटू 1 माइनस, अब आपको प्लस माइनस का पता चल गया होगा कि फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है तो प्लस का साइन, फ्यूचर वैल्यू कम है तो नेट, तो डेप्रिसिएशन में फ्यूचर की वैल्यू क्या ज्यादा होती है, तो इसीलिए नेगेटिव का साइन। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और वो कितना है आपके पास, 10%। रेज टू पावर अगर 1 करेंगे तो 1 ईयर के बाद की आपको WDV मिलेगी 3.6 मिलियन। अगर पावर 2 करेंगे तो 2 साल के बाद की WDV 3240। क्लियर? और अगर इधर पावर 3 कर रहे हैं 3 इयर्स,
3 साल के बाद की WDV 2,916,000। तो अगर मैं होता आपकी जगह पे, मैं सिंपली कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू फाइंड करता 2,916,000, उसके बाद इसको जाके डेप्रिशिएट कर देता इस तरह से। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई तो मैं करता आंसर माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ एंड क्वेश्चन सॉल्व 483200 एंड मूव कर जाता नेक्स्ट क्वेश्चन। बात क्लियर? और आपने सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? S is equal to P into 1 plus RT, राइट? उस टाइम पर जब फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें फ्यूचर की वैल्यू कम होती है प्रिंसिपल अमाउंट से, तो फिर माइनस का फार्मूला। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का नेगेटिव साइन वाला फार्मूला यूज करना अगर डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और स्ट्रेट ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला है ये उस टाइम पे यूज करना जब डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है। गॉट इट? ये है दोनों में डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कंपाउंड इंटरेस्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? और इससे आपको एसिड्स की कैरिंग अमाउंट मिलेगी। फिर अगर सपोज आप लोगों ने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फाइंड करनी हो तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये देखें स्ट्रेट लाइन मेथड 10% के हिसाब से 5 ईयर, बिल्कुल सेम बात चल रही है। जहां पर देखें 21 बाद में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखें ये वैसे बड़ा सिंपल सा था कि मैंने क्या करना था 4 मिलियन 10% 4 लाख, 4 लाख, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1.2 मिलियन 12 लाख। तो रिमेनिंग मेरे पास WDV 28 लाख। 28 लाख के मुताबिक मैंने पहले जाकर डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना था। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? या ऊपर वाला फार्मूला भी लग सकता था। ये देखें 4 मिलियन इंटू 1 प्लस नेगेटिव 10%। अब देखिए कितने साल गुजर गए, तो एक्यूमुलेटेड टाइम ये देखें। क्लियर? ये आपके पास उसकी कैरिंग अमाउंट है आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद आपके एसिड की कैरिंग अमाउंट ये है। अब आप लोगों ने इसके मुताबिक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, तो पहले रेट फाइंड करो। तो रेट फाइंड करने का फार्मूला क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5th रूट ऑफ 500 अमाउंट इन रुपीज 1000 ले रहा हूं डिवाइडेड बाय 28,800 ओके इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात समझ आ गई? अच्छा अब क्या करना था भाई 2800 जो आपके पास आपकी कैरिंग अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय आंसर, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 816097। क्लियर? आई होप के सब बच्चों को समझ आ चुकी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 45 कहा गया था व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब देखिए मोस्टली एमसीक्यूज में ना आपसे डेप्रिसिएशन चार्ज की बात कर रहा है। तो यहां देखिए कहते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड प्रॉपर्टी की कॉस्ट 860 है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 260 है, तो उसकी WDV हमारे पास आ जाती है 600। कहते हैं ऑन 31 अगस्त 2021, और ये कब की बात है? तो मतलब आपके पास 2021 का ओपनिंग एसिड का ओपनिंग है 860, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 260 और उसकी WDV है 600। अब क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर 31 अगस्त 2021 द एंटिटी purchased another item of equipment for rupees, depreciation is charged 20% per annum on pro rata basis using reducing balance method। means that कि आप लोगों ने टाइम को अकाउंट फॉर करना है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अब देखिए भाई आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो ओपनिंग के ऊपर पता चल गया 600 मल्टीप्लाइड बाय
इज इक्वल टू 120। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करें, फिर हम लोग आ गए अपनी एडिशन 100 इंटू 20% इंटू 5/12। ये 1 अगस्त को था, सॉरी 31 अगस्त है तो 4/12। 1 अगस्त होता तो 5, और यहां पर 31 अगस्त है तो आपके पास अगस्त नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4/12 इज इक्वल टू 6.67, 126.67। ये आंसर आ गया। क्लियर? किसी को इशू? जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? अब नेक्स्ट वाला ये बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन था आपके पास 46। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो? और इसी के साथ ही हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अच्छा, अब इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को बेस बनाकर आप लोग अपने पास कंप्रीहेंसिव एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए जो आप लोगों की होम असाइनमेंट है वो आप लोगों के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।